हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर पोलराइजेशन, जो लाइट की एक प्रॉपर्टी है, और साथ ही इसके और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो समरी हमने यहाँ पर एक दी हुई है। तो देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट हम किसको कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, और हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, जिसको पोलरॉइड्स भी हम कहेंगे, उसको समझेंगे। और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ये क्या होता है इसको समझेंगे। और साथ ही समझेंगे ब्रिस्टोल्स लॉ क्या होता है और मेलस लॉ क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पोलराइजेशन का जो यहाँ पर टॉपिक है इससे 2 या 3 नंबर का हमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पुराने पेपर मैंने काफ़ी देखे हैं, और जहाँ तक मेरा अनुभव है तो यहाँ से 2 या 3 नंबर का एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर मिलता है। और इन 2 या 3 नंबर में भी इन टॉपिक्स के अंदर से सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है क्वेश्चन आने का वो रहता है इन 2 टॉपिक पे, एक तो ब्रिस्टोल्स लॉ पे और एक मेलस लॉ पे। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ब्रिस्टोल्स लॉ और मेलस लॉ, इनको ज़रूर करें और समझें भी। और हालांकि हम सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन इस पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो ब्रिस्टोल्स लॉ और मेलस लॉ ही होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या फिर ग्रेजुएशन में भी ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे तक भी कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर यहाँ पर करके जाएं जब भी एग्ज़ाम में बैठें, और ये सब चीज़ें हमें समझनी है। और इसके बाद जो वेव ऑप्टिक्स है सेकेंड सेमेस्टर के लिए वो इसे चैप्टर यहाँ से ख़त्म होगा। अगली वीडियो के अंदर इस वेव ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, और देखते हैं कि जो मेलस लॉ और ब्रिस्टोल्स लॉ इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में हम करेंगे। चलिए एक एक चीज़ें समझते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम प्रकाश का ध्रुवण भी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या होती है। लाइट एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव को दर्शाने का क्या तरीका है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के चलने के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस करते हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होते हैं। लाइट को जो मैंने यहाँ पर ये शेडो दिखाई है वो एक तरीके के मैग्नेटिक कंपोनेंट हम मान सकते हैं, जो जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो हमने इस तरह से दिखाए हैं ब्लैंक वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं इसके कंपोनेंट, और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो एक्स है। और दोनों ही कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यहाँ पर होते हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। इससे जो पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उन दोनों ही प्रॉपर्टी से हम ये नहीं बता सकते थे कि लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है क्या है, लेकिन ये जो पोलराइजेशन है ये कंफर्म करता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। कैसे, उसको भी हम देखेंगे कि जब हम लाइट को किसी ऐसे मीडियम से पास करते हैं कि जो एक ही साइड के वाइब्रेशंस को आगे जाने देता है, तो वहाँ से पता चलता है कि कुछ कंपोनेंट उसने ब्लॉक कर लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कंपोनेंट या उसके जो कंपोनेंट पास हुए हैं, जिसको हम देखेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि उसके वाइब्रेशन जो हैं एक तरीके से कुछ ब्लॉक हो गए हैं और कुछ आगे बढ़ गए हैं। तो ये सब ट्रांसवर्स वेव में ही पॉसिबल ऐसा होता है। तो ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो कंफर्म भी करता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें वहाँ पर होती हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है उसको समझते हैं। दरअसल एक होता है हमारा पोलराइज लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको हम बोल देते हैं। क्योंकि लाइट के अंदर हम देखते हैं कि जो लाइट है, लाइट का ओरिजिन क्या है, कोई भी बल्ब है या कैंडल है या सन है, जहाँ से भी लाइट हमारी ये उत्सर्जित हो रही हैं, और इनका जो मेन ओरिजिन है वो एटम होता है। जो एटम के उसमें ट्रांजिशंस होते हैं, वहाँ से फोटोन सर्जित होता है और उसी को हम लाइट कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी h होती है, ये भी हम जानते हैं। और जो लाइट होती है उसके क्योंकि लाइट सभी दिशाओं में चलती है, तो इसके जो कंपोनेंट है वो सभी डायरेक्शंस में हमने शो किए हुए हैं। कुछ डॉट से भी इसको हम शो कर रहे हैं, ये वाले कुछ डॉट से भी हम शो कर रहे हैं, क्योंकि ये और डायरेक्शन में यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो इसको हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ये वो प्रकाश है जिसमें वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होते हैं, तो इसको हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। और जब इस ऑर्डिनरी लाइट को
कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिनको हम पोलराइज़र कहते हैं। पोलराइज़र क्या होते हैं? जो लाइट को पोलराइज करते हैं। पोलराइज का मतलब क्या हुआ? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट के वाइब्रेशंस को जाने देते हैं और अदर जो डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं लाइट के, उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे मीडियम, ऐसे कुछ मटेरियल हैं तो उनको हम बोलते हैं पोलराइज़र, जो लाइट को पोलराइज करते हैं। अब पोलराइज लाइट क्या होगी? पोलराइज लाइट में क्या होगा? किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के में ही वहाँ पर कंपोनेंट होंगे। तो ये हमने एक डायरेक्शन में कंपोनेंट यहाँ दिखाए हैं, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में थे। तो यहाँ से जब ये किसी एक ऐसे माध्यम से, इसको कहते हैं पोलराइज़र, जो लाइट को पोलराइज करते हैं। ऐसे मीडियम होते हैं और ऐसे डिवाइसेस भी होती हैं जो लाइट को पोलराइज करती हैं। तो यहाँ से ये, इसको पोलराइज लाइट कहा जाता है। तो ये पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी हम कह सकते हैं, या लीनियरली पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। और भी तरह की लाइट होते हैं। सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी होती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट भी होती है। लेकिन सिलेबस के हमारे अंदर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट नहीं है, तो केवल हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे ही फोकस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमने कहा कि पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का ध्रुवण या प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं कि किसी प्रकाश के जब कुछ डायरेक्शंस के कंपोनेंट को ब्लॉक करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्लॉक में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तब इसे कहते हैं लाइट का पोलराइजेशन होना। और इसके बाद अगर हम इस पोलराइज्ड लाइट को किसी एक और ऐसी डिवाइस से पास कर दें जिसको हम देखेंगे कि इसको हम पोलराइड्स कहते हैं। इसको हम पोलराइड्स कहते हैं। अब हम आ रहे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, कि लाइट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके भी कई तरीके होते हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के। लाइट के रिफ्लेक्शन से भी हम पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं, रिफ्रैक्शन से बना सकते हैं, और देखेंगे कि स्कैटरिंग से भी हम उसको बना सकते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं और ऐसे कुछ, उनको हम पोलराइड्स भी बोल देते हैं, तो जो लाइट को पोलराइज करते हैं। तो वो भी समझेंगे कि रिफ्लेक्शन से कैसे होता है और रिफ्रैक्शन से यहाँ पर कैसे होता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो लाइट, पोलराइज लाइट थी, अगर इसको पोलराइड्स से हम पास करें, पोलराइड्स भी एक तरीके के पोलराइज़र ही होते हैं जो लाइट को पोलराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब इसका महत्वपूर्ण काम क्या है कि यहाँ से जो पोलराइज लाइट है, जब हम इससे पास करेंगे पोलराइजर से या पोलराइड से, तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी हम चेक करते हैं कि एक ये है जो हमने यहाँ पर लाइन दिखाई है, ये एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन कहलाती है किसी भी पोलराइजर की। एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन के अगर कंपोनेंट इसके पैरेलल होंगे तो आगे जाएंगे, अगर इसके परपेंडिकुलर होंगे तो आगे नहीं जाएंगे, या इससे कुछ एंगल बना रहे होंगे तो कुछ ही इंटेंसिटी लाइट की थोड़ी आगे पास होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये कंपोनेंट थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि ये और ये एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन अगर ये पैरेलल हैं तो थीटा बराबर 0 होगा, तो ये कंपोनेंट सीधे सीधे आगे पहुंच जाएंगे और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें इस जो ये पोलराइज लाइट थी उसकी आगे मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो यहाँ पर ये ट्रांसमिशन एक्सिस है पोलराइड की या पोलराइज़र की, अगर इस वाली एक्सिस के 90 डिग्री पे हो जाए, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर हो जाए, तो ये इन लाइट्स को ब्लॉक कर लेती है और आगे जो इंटेंसिटी आती है वो 0 आती है, कोई इंटेंसिटी प्रकाश हमें आगे नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये एंगल 0 और 90 के बीच में हो, मान लिया थीटा हो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो इंटेंसिटी कोस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आई नोट क्या है, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट, और ये थीटा पर जैसे जैसे थीटा वेरी होगा उसी हिसाब से यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो भी वेरी यहाँ पर होगी। और इस इक्वेशन को हम मेलस लॉ बोलते हैं। यही मेलस लॉ है ये वाला। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने की संभावना है। मेलस लॉ क्या है कि जब भी किसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी पोलराइड से या पोलराइजर से पास किया जाता है तो वो उस लाइट की इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, यानी कि जो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है लाइट की इंटेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर आई नोट दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट। तो ये थीटा के साथ वेरी करती है। ये तो था अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को पोलराइजर से या पोलराइड से पास करें। पोलराइड्स में बार बार जो शब्द यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, पोलराइड्स वे होते हैं जो लाइट को पोलराइज करते हैं, या अगर पोलराइज लाइट पहले से है तो उसकी
इंटेंसिटी को भी अपनी एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ वो इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करें तब देखते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू है वो हाफ आती है। तब जाके इसका जो फॉर्मूला होता है वो I=I0/2 होता है फॉर अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट के लिए होगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में इसमें आ जाता है कि अगर कोई भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास हो रही है और वहाँ पर तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है इंटेंसिटी। लेकिन यही केस अगर पोलराइज लाइट जब पास करेंगे तो वो इस थीटा के साथ वेरी करती है। तो दिस इज द मेलस लॉ, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेलस लॉ पे। तो ये मेलस लॉ है, बस इतना सा समझने में हमें इतना सा है, बाकी इसकी थ्योरी डायग्राम बना के हम इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये मेलस लॉ है। तो इसके बाद आता है कि हम देख रहे थे हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। तो ये तो एक ये भी तरीका है, पोलराइजर से पास कर दीजिए और लाइट पोलराइज हो जाती है। ये कुछ क्रिस्टल होते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल भी होते हैं, वे पास करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल भी होते हैं। और एक होता है कि पोलराइजेशन वो बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग से भी होता है। स्कैटरिंग से भी होता है कि अगर कोई पार्टिकल कहीं से, कोई लाइट कहीं से स्कैटर्ड हो रही है किसी पार्टिकल से या किसी ड्रॉप से या किसी बूंद से स्कैटर हो रही है, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि लाइट पोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यहाँ पर शो किया है, और देखते हैं कि जब ऑर्डिनरी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम यहाँ पर कौन सा है, ये मीडियम यहाँ पर एयर है, दूसरा मीडियम यहाँ पर हमने ग्लास लिया है, और एक अध्रुवित प्रकाश जो है ये ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज लाइट जब किसी एंगल पर, अभी एंगल हमने यहाँ पर IP शो किया, अभी बताएंगे कि IP क्या होता है। ये इंसिडेंट एंगल पर हमने यहाँ पर डाला। तो यहाँ पर दो फिनोमिना होते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी यहाँ से और रिफ्रैक्ट भी होगी। तो देखा जाता है कि जब ये एंगल IP हो जाता है, अभी देखेंगे कि IP एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर है, तो देखा जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट दिखाए हैं, एक तो ये दिखाए हैं एरो से, एक दिखाया है डॉट से। डॉट क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस हैं उनको शो कर रहा है, और जो ये एरोज हैं ये प्लेन में ही कंपोनेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर IP हो जाता है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल यह होता है कि जब ये पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर मिलता है, हम ऊपर नीचे एंगल रखेंगे तो ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। लेकिन एक एंगल ऐसा होता है जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, ये रे है, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। तब इस एंगल को हम ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल इसको हम बोलते हैं। और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे ये वे कंपोनेंट है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी जो अंदर यहाँ पर गई है ये पार्शली पोलराइज्ड होगी। इसमें कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले भी होंगे प्लेन के, और ये पैरेलल वाले भी होंगे। इसको फर्दर हम अगर वही फिनोमिना यहाँ पर करा दें तो फिर से ये इसमें से जो बचे हुए कंपोनेंट है उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, या इससे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो यहाँ पर ये ब्रिस्टर्स एंगल है या पोलराइजिंग एंगल है, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है IP = 10 म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर। जो गिलास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है म्यू, और ये IP = 10 म्यू होता है। इसको हम ब्रिस्टर्स लॉ कहते हैं, ब्रिस्टर्स लॉ। ये बहुत बार पूछा जाता है। बस सिंपली कुछ नहीं है, कैसे से इसको डिफाइन करेंगे कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट हम किसी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर डालते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, तब इस एंगल को हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं या ब्रिस्टर्स एंगल इसको हम कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है IP = 10 म्यू यहाँ पर होता है, और 10 म्यू यहाँ पर है तो इसके साथ ही यहाँ पर इसको हम कहते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ हम लगाएं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin IP/sin R = म्यू, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ से 10 म्यू पुट कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं sin IP/cos IP। तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है, ये R + IP, यानी कि R + IP ये बराबर 90। ये भी ब्रिस्टर्स रिलेशन यहाँ पर ये है, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ब्रिस्टर्स लॉ को हम फिर से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू और यहाँ पर जो ये इंसिडेंट एंगल जो है ये जब ये 90 हो जाता है, तब ये एक तरीके से परफेक्टली पोलराइज लाइट हो जाती है। इसी को ब्रिस्टर्स रिलेशन कहते हैं। या हम कहें
कि इसके बीच का जो क्योंकि ये प्लस ये, क्योंकि ये जो एंगल होगा वही ये होगा, क्योंकि जिस एंगल पे लाइट गिरती है उसी एंगल पे उठती भी है, तो ये आई पी होगा तो ये भी आई पी होगा, इसलिए ये एंगल 90 हो जाता है, क्योंकि ये प्लस ये 90 है और पूरा 180 होता है, तो ये एंगल यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड है उसके बीच का एंगल 90 हो जाता है। तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। तो ये है रिफ्लेक्शन की वजह से भी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से भी कर सकते हैं, ये पार्शली है। इसको फिर से एक ग्लास शीट आगे लगा देंगे, वहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के थ्रू भी लाइट को बाद में हम देखेंगे कि वो भी पोलराइज हो जाती है। तो ये ब्रिस्टर्स एंगल है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला। तो अब इसकी बात आते हैं कि जो एप्लीकेशंस इसकी हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं कि जो हमारे सन ग्लासेस बनते हैं, क्योंकि जो लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है, जब किसी बॉडी से या किसी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें एक ग्लेयर जो चमक है, जो चौंध हमारी आंखों में लगती है, वो हमें चौंध महसूस होती है। तो वो हमें ड्राइविंग में हमें डिस्टर्ब करती है। तो इस चौंध को कम करने के लिए, यहाँ इस ग्लेयर को कम करने के लिए पोलराइड्स डिवाइसेस यूज़ की जाती है। पोलराइड्स क्या होती हैं कि जो लाइट को पोलराइज करती हैं या किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई लाइट आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ये हमारी आइज़, थोड़ा सा एप्लीकेशन हम इसके समझें। ये आइज़ मान लिया हमारे पास ये आइज़ है। एक तो सन से लाइट हमारी आई में डायरेक्ट आ सकती हैं, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन सी होगी? ये ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डिनरी लाइट है। एक हो सकता है कि किसी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आँखों में आ रही है। तो ये जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट किससे हो सकती है? सड़क अगर चिकनी है तो सड़क से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, और सड़क पे गिलास है उससे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। जो स्नो है, ये पानी है, उससे भी पानी की लेयर है, उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, वो एक तरीके से प्लेन पोलराइज्ड होगी। और अगर हम सन ग्लासेस यहाँ पर कुछ इस पे, जो साधारण सन ग्लासेस हैं वे नहीं, जो सिर्फ काले दिखने में काले होते हैं वे वाले सन ग्लासेस नहीं, बल्कि जो यहाँ पर पोलराइड्स की एक लेयर अगर उन पर चढ़ी हुई है, तो वे सन ग्लासेस अगर हम यहाँ यूज़ करें तो वो क्या होता है कि उनका एंगल ऐसा रख देते हैं कि ये वाली जो लाइट है ये उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये हमारे आंखों में जो ग्लेयर होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और ये डायरेक्ट जो लाइट आती है उसमें तो हम कम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हमने पोलराइड्स रखे हैं तो इससे पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही, मतलब ये जो यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, जिससे ग्लेयर जो हमारी आंखों में आती है, चमक जो ड्राइविंग के समय पर आती है, वो यहाँ से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो ये सब पोलराइड्स की हेल्प से होता है। लाइट को पोलराइज भी किया जाता है, तो पोलराइजेशन की ही एप्लीकेशन यहाँ पर होती है। जो हमारी आइज़ होती हैं वो एक तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती बिटवीन द पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो लेकिन बीज जो होती हैं, जो हनी बीज होती हैं, उनको देखा जाता है कि जो हनी बीज हैं, तो हनी बीज एक तरीके से लाइट को डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कि वो अनपोलराइज्ड हैं या पोलराइज्ड लाइट हैं। तो वहाँ पर उनके जो आइज़ होती हैं बीज की, हनी बीज की, तो वे उनको डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। तो उनके अंदर जो आइज़ होती है वो पहचान सकती हैं कि कौन सी पोलराइज्ड लाइट है और कौन सी अनपोलराइज्ड लाइट है। और कहते हैं कि उसी से ही वो अपने जो उनका फूड होता है उसकी वो पहचान करते हैं कि कहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये आइज़ हनी जो बी होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, उनकी आंखों में जो डायरेक्ट पड़ रही है उसको भी ये पहचान लेती हैं, कहीं जो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं उससे वो भी पहचान लेती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, तो वहाँ से भी उसको एक तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, या हम कहें कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है तो सबसे ज़्यादा इनका पोलराइड्स में है। और या हम कहें कि जो सन ग्लासेस होते हैं या कार या जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट्स पे भी कुछ पोलराइड्स की पॉलिश वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्टिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम इस पूरे ऑप्टिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे, या जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।